नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छे से जानते हैं 18 फरवरी से आपका IB-ACIO का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, किसी ने सोचा नहीं था कि यार एग्जाम इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और जिन लोग का भी यार एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। सभी अपने एग्जाम में काफी अच्छा कर गए और एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, आज से आपके पास एग्जाम के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन आने वाले हैं और आप इस टाइम के अंदर पांचों सेक्शन को बहुत ही अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे अगर आपने अभी तक इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। इसलिए आज मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप अपने एग्जाम से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले या फिर 1 घंटा पहले इस वीडियो को देख लेते हो और जो फिलहाल आपका प्रिपरेशन का लेवल है प्रेजेंट के टाइम में, और वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे, आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसी टाइप की कुछ स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 2 चांसेस यानी कि 2 सिचुएशंस मिलती है जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ जबरदस्त स्ट्रेटजी लगाकर अपने स्कोर में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। जिसमें से पहली सिचुएशन हमारी होती है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले जितना भी टाइम आपके पास होता है वहां पर आप अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगाते हो कि मेरा ये सिलेबस है, इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूंगा, करंट अफेयर के ऊपर मुझे इतना फोकस करना है, ये वाला सेक्शन मुझे इस तरीके से पढ़ना। वो हो गई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सेकंड सिचुएशन होती है जहां पर आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। आपको तय करना होता है कि यार एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर मुझे सोल्व करना है, मुझे अपनी स्पीड क्या रहनी चाहिए, जो सेक्शन है मुझे उनको कितना कितना टाइम देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग इतनी होने वाली है, तो मैं इस तरीके से मैनेज करने वाला हूं पूरा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आज से आपके एग्जाम के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी स्ट्रेटजी आपको लगानी है अभी लगानी है। देखिए, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो अपने एग्जाम से पहले जितना भी टाइम आपके पास है, 1 दिन हो, 2 दिन हो या फिर 1 घंटा क्यों ना हो, इस वाली स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करिएगा। ये है हमारी पहली वाली सिचुएशन, यानी कि जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को तय कर दोगे कि इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करूंगा। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास 1 भी दिन है, सबसे पहला काम तो आपका यह है कि जो कंप्लीट सिलेबस है, टोटल 5 सेक्शंस है जिसमें आपका जनरल स्टडी होता है, जनरल अवेयरनेस है, साथ ही रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, साथ ही इंग्लिश है। कंप्लीट सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर मार दीजिए। अगर आपने पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो ऑब्वियसली सब कुछ आपके माइंड में होगा, बस एक बार डीप रिविजन जरूर आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाओ, ऐसा नहीं करना। अगर 1 भी दिन है आपके पास, कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से डीप रिवीजन कर दीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिवीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से पहले, ये मत भूलिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा फोकस सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास इतना कम टाइम है कि आप सभी सेक्शंस को अच्छे से बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि आप केवल उन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर कराकर दे सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि आपको डूबने से बचा सकते हैं। तो जो आपका फोकस सब्जेक्ट है वो हमारा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, इसमें रीजनिंग हमारा मॉडरेट टू टफ लेवल आता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितना भी टाइम है, चाहे 1 दिन हो या फिर 2 दिन हो, आपको रीजनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट रीजनिंग को कवर करने लग जाओ हर एक टॉपिक को, नहीं। रीजनिंग के अंदर आप जिस टॉपिक के अंदर वीक हो, मान लीजिए कि कुछ लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के अंदर वीक है या फिर कुछ लोग इनपुट आउटपुट के अंदर वीक है, जो भी सेक्शन आपका रीजनिंग के अंदर वीक है, जो भी टॉपिक को आप हमेशा इग्नोर करते हो कि यार ये मुझे हमेशा फंसाता है, उस टॉपिक के ऊपर फोकस करो। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम में वही पूछा जाएगा और आप वहीं पर फंसोगे, क्योंकि जो आपको आता है वो तो आप एग्जाम में कर ही लोगे। काफी सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, मैंने रीजनिंग बोल दिया कि रीजनिंग के ऊपर फोकस करना है, तो वो कंप्लीट एनालॉजी के ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, सिलोगिज्म के ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, जो कि इजी है, उनके ऊपर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है। जो फ्रेंड्स टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनके ऊपर फोकस करने का टाइम है। 1 दिन हो या फिर 2 दिन हो, रीजनिंग को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो कि आपको काफी अच्छा स्कोर करा सकता है। सेकंड फोकस सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज IB-ACIO के एग्जाम में आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा। टफ क्या होता है इंग्लिश के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करके आ सकते हो। इजी आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा थोड़ा डीप फोकस करिएगा, थोड़ा डीप रिवाज एक बार इंग्लिश को मार दीजिएगा, जिसमें आपको वोकैबुलरी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। 1 दिन अगर आपके पास है तो इंग्लिश के अंदर कंप्लीट वोकैबुलरी को एक बार अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। हो सके तो जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर SSC के अंदर वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके ऊपर फोकस करिएगा, आपका काम हो जाएगा, आप 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हो। तो ये 2 जो सेक्शन है ना, ये आपको हाईएस्ट स्कोर करा के दे सकते हैं। एक हमारा रीजनिंग है और एक हमारा इंग्लिश है, इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है, बात करते हैं स्ट्रेटजी के थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा है एक और सेक्शन है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, वो है हमारा करंट अफेयर। फ्रेंड्स, इस एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स और जनरल स्टडी आपका 20 मार्क्स, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का आ रहा है। इसमें से आपको 15 से 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर के मिल जाएंगे। अब करंट अफेयर मैंने बोल दिया, ये नहीं कि आप लास्ट 1 साल या फिर 2 साल के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करने लग जाओ, नहीं फ्रेंड, एग्जाम का प्रोसीजर इतना फास्ट चल रहा है कि करंट अफेयर 4 से 5 महीने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो लास्ट 4 से 5 महीने के, यानी कि अक्टूबर से लेकर फरवरी मंथ तक सभी करंट अफेयर को एक बार अच्छे से फोकस करो। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनके ऊपर फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। 13 से 14 क्वेश्चंस का आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा। और आप तो जानते हो, वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो चलता है। आपको चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीकली आपको लगभग 16 से 17 वीडियोस मिल जाएंगी, सभी को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिएगा, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करने लग जाओ, नहीं फ्रेंड्स, ये टाइम है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करो जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। एक भी दिन अगर आपके पास है या फिर 2 घंटे भी एग्जाम से पहले हैं, तो अगर आप करंट अफेयर के ऊपर फोकस करते हो लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर, तो आप देखिएगा आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिचुएशन फर्स्ट की स्ट्रेटजी, यानी कि एग्जाम से पहले आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे जितना भी आपके पास टाइम बचा है। बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, तो आपकी उस टाइम पे स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी का हमारा एक पॉइंट है प्रायोरिटी सेक्शन एंड क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। प्रायोरिटी सेक्शन या फिर सब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 5 सब्जेक्ट में से कौन से सेक्शन को प्राथमिकता दोगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, कुछ लोग जनरल अवेयरनेस में काफी अच्छे हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा है, इसको मैं पहले सोल्व करूंगा। कुछ लोग का रीजनिंग अच्छा होगा तो रीजनिंग को मैं प्राथमिकता दूंगा, सेकंड पे मैं रीजनिंग को सोल्व करूंगा। और साथ ही इसके साथ मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या है 1 आवर यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो कि बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, स्पीड को कैसे मेंटेन करें। तो बेटर है कि आप पहले एक प्लानिंग कर लीजिए कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल स्टडी से भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन दोनों सेक्शन के अंदर मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैक्सिमम 6 से 7 मिनट वेस्ट करनी है, साथ ही जनरल स्टडी के ऊपर भी मैं 5 से 6 मिनट मुझे लगानी है। एक ऐसा आपको टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है अपनी स्पीड के साथ उसको मेंटेन रख पाओगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका पेपर ऐसे ही रह जाएगा और टाइम कब का निकल जाएगा। अब काफी सारे लोग यहां पर एक गलती कर देते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स सेक्शन है और रीजनिंग सेक्शन है, कुछ लोग मैथमेटिक्स को पहले लेके बैठ जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर देंगे, बाकी आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश ऐसे ही छूट जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स सेक्शन ऐसा होता है, रीजनिंग सेक्शन ऐसा होता है जो कि कैलकुलेशन में आपको फंसा लेगा, लॉजिक्स आपको वहां पर लगाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है और टाइम कहां भाग जाता है आपको पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि आप पहले ही डिवाइड कर लीजिए कि मेरा अगर जीएस वीक है तो मैं पहले जीएस के ऊपर फोकस करूंगा, सेकंड जनरल स्टडी के ऊपर फोकस करूंगा, थर्ड में इंग्लिश के ऊपर फोकस करूंगा क्योंकि इंग्लिश में भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, फोर्थ पे मैं रीजनिंग करूंगा और फिफ्थ पर मैं अपना जो मैथमेटिक्स है उसको सोल्व करूंगा। अब जिन लोग को अपने मैथमेटिक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा बहुत बेटर है जनरल अवेयरनेस से, तो वो लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पहले सोल्व कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब काफी सारे लोग के मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में सेक्शंस को मिक्स कर दिया जाए, क्वेश्चंस मिक्स अप आ जाए कि कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसी के बीच में जीएस से क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसी के बीच में मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो क्या करना है। तब भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप जीएस को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो तो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना शुरू कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन जीएस के आते हैं उनको फटाक से लगा दिया। अगर बीच में मैथ्स का क्वेश्चन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिल रहा है, अगर मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो रहा है जहां पर आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लग रहा है तो सोल्व करिए, वरना उसको वहां पर साइड में जो आपको ऑप्शन मिलते हैं बुक मार्क कर दीजिए या फिर टैग क्वेश्चन का ऑप्शन होगा उसको करके वहीं छोड़ दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना कि जीएस के आपने सोल्व कर लिया फटाक से आसानी से जो टारगेट बनाया था और वहां पर आप मैथ के क्वेश्चन में उलझ गए, सोच रहे हो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आपने मैथ के क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट कर दी। ऐसा नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे कि हाँ ये मुझे फंसा सकता है, उसको वहीं पर बुक मार्क बाद के लिए छोड़ दे और आगे बढ़ जाइए। बस साफ साफ कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको फटाक से आंसर लगाया और आगे बढ़ गए। क्योंकि फ्रेंड्स 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को सोल्व करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक और हमारा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखने में ऐसे लगते हैं कि काफी कम नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फ्रेंड्स जब नेगेटिव क्वेश्चंस लगने लग जाते हैं ना, फिर रिजल्ट आता है, आपको लगता है कि यार मैंने तो काफी क्वेश्चन लगाए थे और नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आपने कुछ वहां पर किया ही नहीं हो। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ख्याल रखते हुए चलना है। बहुत ही क्रिटिकल केसेस में नेगेटिव मार्किंग लगाए। अगर आपको टारगेट बना के चले कि 100 क्वेश्चन है और 6 से 7 में नेगेटिव लगाऊंगा, और नेगेटिव भी उन क्वेश्चंस को लगाऊंगा जिनमें मुझे डाउट होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नेगेटिव मत लगाइएगा जिनके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, मत लगाइएगा। बस टारगेट बना के चले कि हाँ 4, 5, 6 नेगेटिव मार्किंग यहां पर चल सकती है मेरी, और उन क्वेश्चन के ऊपर चलेगी जो जिनमें मुझे डाउट था 50-50% का, कि ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनके ऊपर केवल आप रिस्क लो, वरना नेगेटिव मार्किंग का रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप। हमेशा मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने बैठोगे, ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। 4 से 5 क्वेश्चन आपने सोल्व किया और आंसर आपको उनका आया ही नहीं, आपको क्वेश्चन टफ लगा, तो अंदर से एक डिमोटिवेशन आने लग जाता है। ठीक है कि यार ये एग्जाम अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़ा टफ है, सिलेक्शन होना तो मुश्किल है। तो काफी सारे लोग नेगेटिव में लगाने लग जाते हैं कि नंबर तो आएगा ही नहीं, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो कर ही दूं, ऐसे ही कुछ का सही लगा दिया, कुछ का गलत लगा दिया, नेगेटिव में लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे पहले 10 क्वेश्चन का आंसर आपको भले ही ना आए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एग्जाम में अपना 100% देकर आना है। जितनी मेहनत से आपने पढ़ा है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, दिमाग के साथ क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, अपना 100% दे, और बाद में जब रिजल्ट आएगा, रियली में यार काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी दुखी मत होइएगा। अपना 100% दे, गिव अप बिल्कुल नहीं करना कि अब तो मुझसे नहीं होगा, 10 से 12 क्वेश्चन तो गलत हो गई, अब कहां से मेरा यहां पर सिलेक्शन होगा। नहीं फ्रेंड्स, आखिरी दम तक आपको लड़ना है और आखिरी दम तक सही क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी मेहनत के साथ। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि आई होप आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। एग्जाम में बैठने से पहले जितना भी आपके पास टाइम है, 1 दिन या 2 दिन करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिएगा, लास्ट 5 मंथ्स के रीजनिंग सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं आते उनके ऊपर फोकस करिएगा, इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, स्पेलिंग एरर के ऊपर फोकस करिएगा, स्पेलिंग टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। और साथ ही एग्जाम से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से एकदम डीप रिवाइज करके जरूर जाइएगा। इस पॉइंट का आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। 18 को, 19 को और साथ ही 20 फरवरी को आपका एग्जाम है। यार मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा करके आओ, एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओ और इस जॉब में यार सिलेक्शन ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। सभी लोग जबरदस्त तैयारी करिए और एग्जाम को अच्छे से देख आइए, एकदम माइंड को शांत रखिए, कोई भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह या फिर स्ट्रेस माइंड के ऊपर लेकर मत आइए, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए, पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।